Hello, good afternoon students. How are you? I am Sudesh Sangwan, your geography teacher. जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 चैप्टर पहले अपने कर चुके हैं और आज हम 4 चैप्टर करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है 4th, वो इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले वो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव बस्तियाँ। अब मानव बस्तियाँ क्या होती हैं? जहाँ हम रहते हैं, और जैसे कि हमने अपना मकान बना लिया, वहाँ और बहुत सारे मकान बन गए, तो इस तरह से काफ़ी सारे मकान जब इकट्ठे बनने लग जाते हैं तो वो एक बस्ती बन जाती है, सेटलमेंट बन जाती है। तो इसके जो टॉपिक हैं वो हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद है अर्बन सेटलमेंट। जो ग्रामीण बस्तियां होती है ना, वो 4 टाइप की होती हैं, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अर्बन सेटलमेंट किस बेस पे होती हैं। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, यानी कि टाउन्स की उत्पत्ति इंडिया में हुई, वो कैसे हुई, कब हुई। उसके बाद है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, भारत में नगरीकरण। और टॉपिक 6 है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिक ऑफ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन के साइज के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया टाउन्स का, वो। और टॉपिक नंबर 7 है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, यानी कि टाउन्स का कार्यों के आधार पे, नगरों का कार्यों के आधार पे क्लासिफिकेशन, नगरीकरण। तो आइए अब हम अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं, और हमारा चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि मानव बस्तियाँ। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बीइंग लाइव, यानी कि वो मानव बस्तियाँ वो होती हैं, मानव बस्तियों का अर्थ होता है कि किसी भी टाइप का, किसी भी आकार का जो मानव घर बनाता है, मानव के द्वारा बनाया हुआ घरों का समूह, घरों का संकुल। देखिए सेटलमेंट वरी इन साइज एंड टाइप्स। सेटलमेंट जो होती है वो साइज और टाइप में जो उनका जो आकार होता है या उनके जो बनावट होती है, उसके बेस पे वो डिफरेंट होती है। दे रेंज फ्रॉम ह्यूमन टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि ह्यूमन जो बस्तियां होती हैं वो दे रेंज फ्रॉम ए हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि इसमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक हैमलेट बस्ती से लेकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी तक होती है। विद साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट चेंज एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्प्रेस्ड, यानी कि सेटलमेंट जो है छोटी भी हो सकती है और स्पार्सली यानी कि दूर दूर भी हो सकती है, या फिर दे में ऑल्सो बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड, वो बड़ी भी हो सकती है और बहुत ही पास भी हो सकती है, यानी कि उसमें मकान जो बने हुए हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। दे स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटल्स closely spaced, the small and sparsely spaced, they may also be large and closely spaced. The sparsely closed located small settlements are called villages. Specializing in the agriculture or other primary activities, इसमें बताया गया है कि जो विरल रूप से जो अवस्थित छोटी बस्तियां हैं, जो कृषि और अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशेषता प्राप्त कर लेती हैं, वो विलेज कहलाती है। वो क्या कहलाती है? गांव कहलाती है। यानी कि वो बस्तियां जिसमें एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, उनको हम विलेज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर fewer but larger settlement which are termed as urban settlements specializing in secondary and tertiary activities, यानी कि जिसमें टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो जिनमें ये कार्य ज़्यादा होते हैं, यानी कि टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के कार्य ज़्यादा होते हैं,
वो बस्ती कहलाती है अर्बन सेटलमेंट। यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा होंगी वो विलेज, और जो अर्बन सेटलमेंट जिसमें ज़्यादा होंगी वो अर्बन सेटलमेंट टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा होंगी वो अर्बन सेटलमेंट कहलाएंगी। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट जो है वो इस टाइप से हैं। द रूरल सेटलमेंट ड्राइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड primary economic activities, whereas urban settlement depend on processing of raw material and manufacturing of finishing goods on the one hand and a variety of services on other। यानी कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो अपने जीवन का पोषण कैसे करती हैं, वो अपनी सारी की सारी जो नीडेड हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज से ही लेती है, प्राथमिक क्रियाओं से ही पूरा करती हैं। जबकि जो सेकेंडरी एक्टिविटी ये जो रूरल अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो अपनी सारी की सारी या तो मैन्युफैक्चरिंग से या फिर जो सर्विसेज हैं उनसे पूरा करती हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज़ उसमें ज़्यादा होती हैं। फिर है सिटीज़ एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन dwellers बट ऑल्सो द people of the rural settlement in their hinterlands in return for food and raw materials। कि जो नगर है, नगर जो इसके आर्थिक वृद्धि के नोड होते हैं, केंद्र होते हैं, नोड मतलब उसका सेंट्रल पॉइंट होते हैं, और इसमें न केवल जो नगर निवासियों की बल्कि इसके आसपास जो एरिया है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट है तो इसके आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी इसकी सेवाओं पर डिपेंड होते हैं। और वो जो ये नहीं है कि अकेले इसके ऊपर लोग आसपास रहने वाले लोग डिपेंड है, बल्कि ये भी आसपास वाले लोगों के ऊपर डिपेंड, यानी कि वहाँ रहने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई नगर है तो आसपास में क्या होता है कि वहाँ पर वेजिटेशन वगैरह उगाई जाती हैं जिससे वो लोग वहाँ से वेजिटेशन प्राप्त करते हैं, या जो फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं वो उगाए जाते हैं जिससे वो लोग वहाँ से अपना मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो इसके साथ के एरिया से लिया जाता है, और जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है वो इसके सेंट्रल पॉइंट से आसपास वाले एरिया लेते हैं। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी कि ये जो इनके बीच में रिलेशनशिप है ना, ये किसकी वजह से बना हुआ है, ये जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है या ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसके थ्रू ये बना हुआ है। Rural and urban settlement differ in terms of social relationship, attitude and outlook। Rural people are less mobile and therefore, यानी कि जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट है वो डिफर हैं इसमें, किसमें, सोशल रिलेशनशिप में। कैसे डिफर हैं, जो रूरल के जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में वो काम आते हैं। बट जो अर्बन के जो लोग हैं ना वो एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं, उनकी लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स होती है, वो अपने तक ही सीमित रहते हैं, वो बाहर के लोगों से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट के टाइप्स कौन से हैं, कितने टाइप की होती हैं। Types of settlements are determined by the extent of built up area and inter-house distance। यानी कि जो रूरल सेटलमेंट होती हैं उनके जो प्रकार हैं वो उस एरिया के विस्तार के ऊपर कि वो कितनी उसकी बीच की दूरी है, यानी कि घरों के बीच की दूरी कितनी है उस बेस पे डिपेंड करता है। यानी कि जो रूरल सेटलमेंट है वो इस बेस पे डिटरमाइन की जाती है कि वो घर कैसे बने हुए हैं और उनके बीच का इंटर हाउस डिस्टेंस जो है वो कितना है। इन कॉम्पैक्ट ऑफ क्लस्टर्ड विलेज ऑफ a few hundred houses is the universal features particularly in the northern plains। यानी कि जो नॉर्दर्न भारत में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो यानी कि नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, जो प्लेन एरिया जिसमें आता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो
ज़्यादातर घर जो कैसे मिलते हैं, वो बहुत ही पास पास मिलते हैं, यानी कि वहाँ की जो रूरल सेटलमेंट है वो बहुत ही गहरी होती हैं। वहाँ पर घर जो बहुत ही नज़दीक बने हुए होते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर एंड कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। इंडिया में रूरल सेटलमेंट के इस तरह से डिफरेंट टाइप होने के लिए बहुत सारे जो कंडीशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स, नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, टेरेन की का नेचर कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, क्लाइमेट कैसी है, ये सारे, और वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। फिर है कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, यानी कि सांस्कृतिक जो कारक है वो उनके ऊपर भी इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट है, रिलीजियन है, ये सारी चीज़ें। फिर है सिक्योरिटी फैक्टर्स, सिक्योरिटी फैक्टर भी डिपेंड करता है। जिस जगह पे ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी सुविधाएं लोगों के लिए, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, वहाँ डेंस सेटलमेंट होंगी। इसमें जैसे रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी पुट इनटू 4 टाइप्स, यानी कि रूरल सेटलमेंट को इंडिया में 4 टाइप में डिवाइड किया गया। पहली है क्लस्टर, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। यानी कि क्लस्टर, क्लस्टर होती है सहत, जो जिसको हम गुच्छित या सहत बस्तियां बोलते हैं, गुच्छित, संकुलित और इसके अलावा है आकेंद्रित। उसके बाद है सेमी क्लस्टर, यानी कि ये जो बस्तियां होती है ये बहुत ही गहराई से बसी हुई होती हैं, बहुत घर बहुत ही पास पास होते हैं, गलियां जो है वो बहुत ही पतली पतली होती हैं। उसके बाद है सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड। सेमी क्लस्टर यानी कि अर्धगुच्छित और विखंडित बस्तियां। फिर हेमलेटेड, हेमलेटेड बस्तियां यानी कि जो पल्लीकृत बस्तियां जिनको बोलते हैं। डिस्पर्स्ड ऑफ आइसोलेटेड, डिस्पर्स्ड ऑफ आइसोलेटेड यानी कि प्रक्षिप्त एवं एकाकी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लस्टर सेटलमेंट्स के ऊपर। अब क्लस्टर सेटलमेंट क्या हैं? द क्लस्टर रूरल सेटलमेंट इज ए कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउस, यानी कि जिसमें घर बहुत ही नज़दीक नज़दीक बने हुए, कॉम्पैक्ट हों, क्लोजली हों। इन दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पास्चर्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो गांव में जो रहन सहन है वो सामान्य क्षेत्र यानी कि स्पष्ट और चारों ओर, जिसमें खेत हो, खलियान हो, चरागांव हो, इन सब से चरागांव से घिरा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है कि दे क्लोजली बिल्ड अप एरिया एंड इट्स इंटरेस्ट इंटरवेनिंग streets present some recognizable pattern or geometric shapes such as rectangular, radial, linear, etc. यानी कि इसमें जो इसकी जो शेप होती हैं बस्ती की वो अलग अलग टाइप की होती हैं, और इसमें जो शेप होती हैं वो आयताकार भी होती हैं, अरीय भी होती हैं, रेखिक भी होती हैं, अलग अलग टाइप की। जैसे कि लीनियर बस्ती होती है, या फिर जो आयताकार बस्ती होती है, या फिर जैसे हमने पढ़ा था कि स्टार लाइक बस्ती होती है। वो अलग अलग शेप में, अलग अलग बस्ती अलग अलग शेप में होती हैं। Sometimes people live in compact village or security or defense regions such as in the Bundelkhand regions of central इंडिया एंड इन नागालैंड। यानी कि कई बार क्या होता है कि लोग अपनी सेफ्टी की वजह से, सिक्योरिटी के लिए वो अलग अलग एक जगह पर रहना, इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। जैसे बुंदेलखंड का रीजन है, बुंदेलखंड में या फिर नागालैंड का एरिया, वहाँ पर लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सेफ्टी के लिए एक जगह रहना पसंद करते हैं। इन राजस्थान स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज नेसेसिटेड compact settlement or for maximum utilization of available water resources। यानी कि राजस्थान में क्या है कि जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो जाता है उसके चारों ओर बस्तियाँ बसना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये थी हमारी क्लस्टर सेटलमेंट। हम बात करते हैं सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट में क्या होता है कि ये बस्तियाँ होती, इसमें कुछ एक घर तो बहुत ही पास पास होते हैं, जबकि कुछ एक घर दूर दूर होते हैं। Semi-cluster of fragmented settlements may be result
from tendency of clustering in a restricted area of dispersed settlement. More often such as pattern may also result from segregation or fragmentations of a large compact village. यानी कि इसमें क्या होता है कि ये अर्धगुच्छित जो बस्तियां होती हैं या सेमी क्लस्टर जो बस्तियां होती हैं, इन बस्तियों का एरिया जो है वो लिमिटेड होता है और लिमिटेड एरिया में जो बस्तियां होती है वो गुच्छित जो टाइप की भी पाई जाती हैं और बिखरी हुई भी पाई जाती हैं। इसमें जो अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े जो सहत गांव के अलग होने से, यानी कि कोई बड़ा विलेज हो और उसके अलग होने से इस टाइप की बस्ती बनती है। कई बार क्या होता है कि एक बड़ा विलेज होता है और उससे कुछ लोग अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी जो वहाँ पर अलग से बस्ती बस जाती है। या फिर जैसे कि हमारे आपने देखा होगा कि जो नीची कास्ट के लोग होते हैं वो अलग से रहना, अलग एरिया में रहना पसंद करते हैं या अलग से रहना शुरू कर देते हैं, तो उनकी अपनी अलग से एक बस्ती बन जाती है जिसको अर्धगुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद है हमारी हैमलेट सेटलमेंट। हैमलेट सेटलमेंट में क्या है कि इसको हिंदी में पल्ली बस्ती बोलते हैं। समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर वेयरिंग अ कॉमन नेम। यानी कि इसमें जो बस्ती होती है वो फिजिकली रूप से एक दूसरे से अलग होती है और डिफरेंट जो यूनिट्स में वो डिवाइड होती हैं। और दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना, पारा, पल्ली, नागा और ढाणी। इस टाइप से इनको अलग अलग नाम से, कहीं पर इनको पन्ना बोला जाता है तो कहीं पर इनको पारा और कहीं पर इनको पल्ली या ढाणी इस टाइप से बोला जाता है। तो अलग अलग एरिया में ये अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। This segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factors. यानी कि इस टाइप की जो बस्तियां होती हैं वो गांव का ऐसा जो खंडी भवन होता है जो कि सामाजिक और मानव जनित जो कारक है उनके द्वारा भी ये अभिप्रेरित होता है। और such villages are more frequently found in the middle and lower गंगा प्लेन। यानी कि ये मिडल और लोअर गंगा प्लेन में इस टाइप की बस्तियां पाई जाती हैं। चंडीगढ़ एंड लोअर विलेज छत्तीसगढ़ एंड लोअर विलेज ऑफ द हिमालयाज। यानी कि हिमालय की जो निचली घाटियां होती हैं वहाँ पर भी इस टाइप की, और छत्तीसगढ़ में भी इस टाइप की बस्तियां पाई जाती हैं। फिर है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट वो बस्ती आती है जिसमें घर बहुत ही दूर दूर बने हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि जो हिली एरिया है, हिली एरिया में जो खेत हैं वहाँ पर जो हिली एरिया में लोग क्या करते हैं कि एक घर कहीं मिलेगा, एक घर कहीं मिलेगा। इस तरह से इनका जो पैटर्न होता है वो बहुत ही डिस्पर्स यानी कि अलग अलग होता है। और इस टाइप की जो बस्तियां, जैसे कि खेतों में लोग चरागाह बना लेते हैं, चरागाहों में या खेतों में अलग अलग रहने लग जाते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप की बस्तियां पाई जाती हैं। जैसे कि मेघालय है, उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है या केरल के कुछ पार्ट्स हैं जिनमें इस टाइप की बस्तियां जो है वो पाई जाती हैं। उसके बाद है आपका अर्बन सेटलमेंट। अब अनलाइक रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। ये कम्पैक्ट भी होती हैं और बजाय कि रूरल सेटलमेंट के और ज़्यादा बड़ी भी होती है साइज में। और इसमें इसमें नॉन एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो किए जाते हैं। एज मैंसन अर्लियर सिटीज़ आर functionally linked to rural areas around them. Thus, exchange of goods and services is performed sometimes directly and sometimes through a series of market towns and cities. यानी कि इस टाइप की जो बस्तियां होती हैं इसमें पहले इसमें क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं का जो विनिमय होता है ना, कई बार तो डायरेक्ट रूप से और कई बार मंडी, शहरों या नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। कहने का मतलब है कि इस टाइप की जो बस्तियों में क्या होता है कि कई बार तो सामान डायरेक्ट रूप से और कई बार दूसरी जैसे कि
सामान जो लेके आते हैं लोग वो वहीं पे मिल जाता है, और कई बार दूर उनको जैसे कि मंडी वगैरह में जाना पड़ता है मटेरियल को लेने के लिए। The cities are connected directly as well as indirectly with village also with each other। यानी कि ये जो सिटीज़ होती हैं ये कनेक्टेड होती है डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी विलेज से ये कनेक्ट हो सकती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा उसके थ्रू भी मटेरियल मंगवाया जा सकता है, या फिर सिटीज़ के आसपास कोई गांव बसा हुआ है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि गांव की जो बाउंड्री होती है वो और शहर की बाउंड्री एक दूसरे से अटैच होती है। जब एक दूसरे से अटैच हो जाती है तो उस तरह से वो डायरेक्ट उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। जो टाउन्स बने इंडिया में उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस टाउन की उत्पत्ति, किस टाइप के टाउन्स किस टाइम में बने, किसकी वजह से बने। देखिए इसमें टाउन्स फ्लोराइज्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया। यानी कि जो टाउन्स बने हैं वो आज से नहीं बल्कि वो प्राग ऐतिहासिक काल से, प्राचीन टाइम से, हिस्टोरियन टाइम से ही वो बनते आ रहे हैं। ये नहीं कि नगर अभी बने हैं या आपका जो इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद ही बने हैं, उससे पहले भी नगर जो है वो बसना स्टार्ट हो गए थे। Even at the time of Indus Valley civilization, towns like Harappa and Mohenjo-daro were in existence। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो भी कभी इंडस वैली में स्थित थे, इंडस वैली में बसे हुए थे। The following period has witnessed evolution of town. It continued with periodic ups and down until the arrival of Europeans in India in the 18th century। यानी कि ये 19वीं इसके बाद का जो समय है वो नगरों के कब से कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जो नगर थे वो अस्तित्व में आए, तो इसके बाद का जो टाइम है वो टाउन्स के डेवलपमेंट का एक अच्छा साक्षी है। टाउन्स के जो डेवलपमेंट हुआ उसके लिए ये अच्छा प्रूफ है। तो इसमें ये जो टाइम था ये 18th सेंचुरी के बाद यूरोपियन जो थे उन्होंने भारत आने तक के सबसे अधिक उतार चढ़ाव से, ये भारत जो आए उसके बाद का जो टाइम रहा वो सबसे अधिक उतार चढ़ाव का टाइम रहा है। और इसमें क्या हुआ कि उनके जो डिफरेंट युग आए उसमें अन्य डिफरेंट जो डेवलपमेंट हुआ उसके बेस पर भारतीय नगरों को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन, उनकी उत्पत्ति के आधार पे डिफरेंट पीरियड हैं और इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में इनको रखा। जो अलग अलग पीरियड में जिनकी उत्पत्ति हुई उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें हम 3 कैटेगरी में इनको रखते हैं। फर्स्ट है एंशिएंट टाउन्स, फिर मेडिवल टाउन्स और फिर है मॉडर्न टाउन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट टाउन्स की। There are number of towns in India having historical background spanning over 2000 years। यानी कि सबसे पहले हम प्राचीन जो नगर हैं उनकी बात करते हैं। ये जो नगर हैं ये इंडिया में 2000 से अधिक जो वर्ष हैं उनके जो लंबा टाइम है वो रखते हैं। यानी कि 2000 से पहले के जो नगर हैं वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर। इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो धार्मिक या फिर जो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बने हैं। जैसे कि वाराणसी है, वाराणसी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन अमंग दीज, इनमें से एक है। और प्रयाग जो इलाहाबाद में है, पाटलिपुत्र यानी कि जिसको पटना, प्रयाग जिसको आज इलाहाबाद बोलते हैं, पाटलिपुत्र जो जिसको पटना बोलते हैं, मदुरई भी इनमें से एक है। यानी कि ये जो नगर है ये सबसे पुराने नगर माने जाते हैं। उसके बाद आता है मेडिवल टाउन, यानी कि मध्यम युग के जो नगर हैं, मध्यकालीन जो नगर हैं। तो इसमें इन नगरों का जो इतिहास है वो 100 ईयर्स पुराना है। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स है। ये जो नगर बसे ये ज़्यादातर जो रजवाड़े हैं और जो राज्यों के मुख्यालय हैं उनके रूप में इनकी उत्पत्ति हुई है।
These are 4 towns which came up on the ruins of ancient towns. यानी कि ये जो है ये किला नगर हैं और जिनका निर्माण जो है प्राचीन प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ। यानी कि जो एंशियंट टाइम के जो से भी पहले के जैसे कि हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो है, उनके जो वो है ना खंडर बसे हुए हैं, उनके ऊपर इनकी उत्पत्ति हुई, यानी उनके ऊपर ये बसे हैं। इम्पोर्टेंट अमंग देम्स आर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। फिर आता है मॉडर्न टाउन। द ब्रिटिश मॉडर्न टाउन जो हैं वो कब बसने स्टार्ट हुए? द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड ए नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ब्रिटिशों ने और जो दूसरे यूरोपियंस थे उन्होंने काफ़ी सारे टाउन इंडिया में बसाए। स्टार्टिंग देयर फुट होल्ड ऑन कोस्टल लोकेशन, यानी कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कोस्टल एरिया से हुई, कोस्टल लोकेशन से हुई। दे फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेड मार्जिन सच एज सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी एटसेट्रा। यानी कि ये जो नगर हैं ये इन्होंने कोस्टल एरिया में सबसे पहले अपने पैर जमाए, जैसे कि सूरत है, दमन है, गोवा है, पांडिचेरी है। ये सारे व्यापारिक पतन जो हैं विकसित हुए हैं, व्यापारिक पतन के रूप में ये विकसित हुए हैं। उसके बाद है अंग्रेजों ने बाद में क्या किया? 3 मुख्य नोड बनाए। 3 मुख्य नोड कौन से बनाए? एक तो मुंबई जिसको बॉम्बे बोला जाता था, चेन्नई जिसको मद्रास बोला जाता था, कोलकाता यानी कि जिसको पहले कलकत्ता बोला जाता था। ये 3 सेंटर पॉइंट बनाए अपने बिजनेस के लिए, यानी कि व्यापार के लिए इन्होंने 3 सेंटर पॉइंट बनाए। और इनके ऊपर उन्होंने क्या कर लिया? अपनी पकड़ जो है मजबूत कर ली और उनका अंग्रेजी शैली के लिए निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये देखिए, ये आपका मैप है और मैप में सारे के सारे जो है नगर दिखा रखे हैं कि कौन सा नगर कहाँ पे है, ये सारे आपको याद करने। इनका साइज भी दिखा रखा है। सबसे पहले जो बड़े साइज के हैं वो कौन से नगर हैं, फिर उसके बाद कौन से हैं, यानी कि ये साइज के अकॉर्डिंग आपको सारे याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद देखिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ए लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़। तो इसमें देखिए भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गांधीनगर, दिसपुर एटसेट्रा एंड इंडस्ट्रियल सेंटर सच एज दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी। यानी कि ये जो नगर हैं इसमें स्वतंत्रता के पश्चात जैसे कि प्रशासनिक नगर बने कुछ, तो जैसे कि चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, दिसपुर है, और कुछ जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेंटर बने, जैसे कि दुर्गापुर है, भिलाई है, सिंदरी है, बरौनी है। तो ये सारे जो इस टाइप के जो नगरों के रूप में डेवलप्ड हुए हैं। उसके बाद सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप्ड एज सैटेलाइट टाउन्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव अराउंड दिल्ली। यानी कि ये जो है गाजियाबाद है, रोहतक है, गुड़गांव है, ये किस रूप में कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली बीच में सेंटर में आया और ये चारों ओर इसके चारों ओर ये बसने लगे। तो इस तरह से जो नगर कुछ पुराने नगर थे जो कि इसके चारों अनुषंगी नगरों के रूप में डेवलप्ड हुए हैं। फिर है ग्रामीण एरिया में जो बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का भी विकास हुआ है। यानी कि विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरिया ए लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल द कंट्री। इसके बाद हमारा आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन, इंडिया में नगरीकरण। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन।
यानी कि जो अर्बन लेवल है अर्बनाइजेशन, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसमें से हम टोटल पॉपुलेशन में से जो अर्बन की पॉपुलेशन है ना, उसको देखते हैं कि वो कितने परसेंट है। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2001 वॉज 28%, विच इज लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि हमारे 2001 में 28% लोग जो है वो शहरों में रहते थे, जो कि डेवलप्ड कंट्री की बजाय बहुत ही कम है। यानी कि ये जो साइज है हमारा, ये डेवलप्ड कंट्री की बजाय काफ़ी कम है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड 11-fold ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। यानी कि इसमें क्या है कि 20वीं शताब्दी के दौरान जो नगरीय जनसंख्या वो कितनी बढ़ी, 11 गुना बढ़ी। कितनी बढ़ी, 11 गुना। यानी कि 20th सेंचुरी में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 11-fold यानी कि 11 गुना बढ़ गई। Enlargement of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country, but the growth rate of urbanization has slowed down during past 2 decades। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि नगरीय केंद्रों का जो नगरीय केंद्र जो बड़े हैं ना, उनमें नए नए जो नगर है वो उत्पन्न हुए हैं, नए नए नगर जो है वो शामिल हुए हैं, और जो नगरीय जनसंख्या है, जो अर्बनाइजेशन यानी कि जो अर्बन में पॉपुलेशन बढ़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। लेकिन जो नगरीकरण में जो सही मायने में नगरीकरण होना चाहिए, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री में होता है, वो इसमें नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेस पे टाउन्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि किस तरह से कितनी पॉपुलेशन वाले जो टाउन्स को किस बेस पे रखा गया है, किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें देखिए, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नगरों की जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, पॉपुलेशन के बेस पे नगरों का डिवीजन। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाई अर्बन सेंटर्स इनटू 6 क्लासेस एज प्रेजेंट इन, यानी कि 6 कैटेगरी में इनको रखा गया है। इस टेबल में इसमें शो भी किया गया है। अर्बन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड सिटी और क्लास 1 टाउन, यानी कि 1 लाख से अधिक लोगों वाले जो 10 लाख देन 1 लाख इज कॉल्ड ए सिटी। तो इसमें जो 1 लाख से अधिक की नगर जनसंख्या वाले हैं उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि फर्स्ट टाउन कैटेगरी के जो टाउन है उनमें रखा गया है। Cities accommodating population size between 1 to 5 million are called metropolitan cities and more than 5 millions are mega cities। यानी कि 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले जो नगर है ना, उनको महानगर कहा जाता है, और 50 लाख से जो ऊपर जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनको उनको मेगा नगर के नाम से जाना जाता है। मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज आर अर्बन एग्लोमेरेशन, यानी कि ज़्यादातर बहुसंख्यक जो महानगर हैं या मेगा नगर हैं वो नगरीय संकुल। नगरीय संकुल कैसे होते हैं कि एक नगर बस गया, जैसे अब क्या करेंगे, धीरे धीरे जो आसपास के एरिया है वो भी इस नगर में शामिल होते जाएंगे, और इस तरह से बहुत सारे नगर आकर के इसमें मिलते जाएंगे। तो इस तरह से नगरीय संकुल यानी कि ग्रुप बनता जाएगा इसका, एक नगर के चारों ओर बहुत सारे नगर बसते जाएंगे। तो इस टेबल में आपको 6 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रखा है, तो देख सकते हैं कि किसमें कौन से वर्ग में कितने लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें 3 टाइप से इसको नगरीय संकुल को डिवाइड किया गया है, यानी कि जो एक नगरीय संकुल में 3 संयोजकों से एक समावेश बनता है। 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होगा तब हम उसको नगरीय संकुल कहेंगे। ए टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, यानी कि एक टाउन या उसके साथ लगते हुए एक टाउन हो या उसका जो आसपास का जो एरिया है वो भी नगर में शामिल हो जाए। 2 or more
कंटीजियस टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बाहरी एरिया है या आउटग्रोथ है उसके साथ ही दो या दो से अधिक उसके साथ लगते हुए नगर, जैसे कि एक सेंट्रल पॉइंट है, इसके साथ या तो दो नगर लगते हो या दो से भी अधिक नगर लगते हो, वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। और नंबर 3 है ए सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस स्प्रेड, यानी कि इसमें क्या है कि जो एक या अधिक जो संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण, यानी कि एक या एक से अधिक नगर पहले ही मिले हुए हों और इन नगरों के साथ और भी नगर आकर के बस जाएं या और भी नगरों का इवोल्यूशन जो हो जाए, निर्माण जो हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। तो इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं और कैसे ये महानगर बनते हैं ये भी इसमें आपको बताया गया है। उसके बाद है हमारा कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम टेबल 4.2 दैट मोर देन 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लाइव इन क्लास 1 टाउन्स, यानी कि मोर देन 60% जो है वो क्लास 1 के जो टाउन्स हैं उनमें रहती हैं। आउट ऑफ 423 सिटीज़, यानी कि 430 जो नगर हैं उनमें ये रह रही है और 35 सिटीज़ अर्बन एग्लोमेरेशन आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि 35 जो हो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। 35 नगर जो है वो संकुल महानगर हैं और 423 जो हैं वो नगरों में आते हैं। तो इसमें से मेगा नगर हैं जिनमें से हर एक की जो जनसंख्या है वो 50 लाख से अधिक है और 5वें भाग से अधिक, यानी कि 21% नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। तो इनमें से 1,64 लाख जो है लोगों के साथ बृहन मुंबई, यानी कि मुंबई का जो एरिया है वो बड़ा नगरीय संकुल बना है। मुंबई सबसे बड़ा नगर है जो जिसमें 1,64 लाख जो लोग रहते हैं। इसके बाद कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर है और हैदराबाद आते हैं। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, इनके सबसे पहले मुंबई आता है सबसे बड़े नगरों में, उसके बाद इन नगरों का स्थान आता है। उसके बाद है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, यानी कि कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड सिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार यानी कि जहां पर प्रशासनिक हेडक्वार्टर बने हो, जैसे कि दिल्ली है, भोपाल है, शिलोंग है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, श्रीनगर है, गांधीनगर है, जयपुर है, चेन्नई है, ये सारे क्या हैं, ये हेडक्वार्टर, यहाँ पर हेडक्वार्टर बने हुए हैं, इसलिए इनको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में रखा गया है। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से टाइप के नगर कौन से हैं। फिर है इंडस्ट्रियल, जहाँ पर इंडस्ट्री लगी हो, इसका आपको अच्छे से पता होगा, हुगली, भिलाई, सेलम, जमशेदपुर, मुंबई, ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सिटीज़, यानी कि जहाँ पर से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छे से मिलती है, जैसे कि कोची है, वहाँ से बाहरी देशों में भी आपको जो समुद्री जहाज है या एरोप्लेन है वो भेजे जाते हैं। कोझिकोड है, विशाखापट्टनम है, ये बाहरी ट्रांसपोर्ट के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रदान करवाते हैं। उसके बाद है आपका कॉमर्शियल टाउन, यानी कि व्यापारिक नगर, जहाँ से व्यापार होता है, जैसे कि कोलकाता है, सहारनपुर है, तो ये सारे नगर जो है इसमें आते हैं, किसमें, कॉमर्शियल टाउन में। फिर है माइनिंग, जहाँ पर खुदाई का काम होता है, जैसे रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, सिंगरौली है, ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे माइनिंग नगर, जहाँ पर खुदाई का काम होता है, यानी कि जहाँ पर या तो खान बनी हुई है या फिर जो ड्रिलिंग सिस्टम है वो लगा हुआ है। फिर है गैरिसन कंटेनमेंट टाउन से, गैरिसन या जहाँ पर क्या होता है कि हमारा जहाँ जैसे फौजी या फिर जो पुलिस वाले होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अम्बाला है, जालंधर है, मूह है और बबीना है, तो ये सारे नगर किस में आते हैं, ये गैरिसन टाउन्स में आते हैं।
तो ये था आपका, इसमें आपकी एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन के कितने नगर हैं और वो पॉपुलेशन उनकी जो मिलियन में दी हुई है, परसेंटेज उनकी कितनी कितनी है, ये सारी इस टेबल में दिखा रखा है। तो ये आज आपका चैप्टर था 4th, और इसमें अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।